अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फॉर लॉ गेट। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ ही दिन में आपका टेस्ट होने वाला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिन बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे मैं क्लासेस से फ्री होता हूँ, अपकमिंग संडे को ऑब्वियसली टाइम होता है, तो फिर संडे को हम जो है एक क्विक रिवीजन का एक सेशन रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नियर अबाउट कोई 5 या 6 आवर्स का सेशन होगा वो। उस सेशन के अंदर हम जो है क्या करेंगे कि मोर देन 600 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यूज जो कि एक्सपेक्टेड है पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह उस लेक्चर को सुनने के बाद कोई भी आपकी क्वेरी नहीं होगी जो कि क्लियर ना हुई हो अब तक। अब हमने डिस्कस क्या करना है आज के इस लेक्चर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसका जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस बहुत शॉर्ट है, 1 से लेके 40 तक आर्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है 50 से लेके 89 तक, 50 से लेके 89 तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 175 से लेके 212 तक। ये आपका पार्लियामेंट का चैप्टर है, पार्लियामेंट किस तरीके से फॉर्म अप होती है। और ये जो आपका चैप्टर है ये है जुडिकाटर, ठीक है। और ये आपका इंट्रोडक्शन भी आ गया इसके अंदर, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी आ गए। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये जो है किसके अंदर आ गए, आर्टिकल 1 से लेके 40 तक, और 50 से लेके 89 तक पार्लियामेंट, और 175 से लेके 212 तक का क्या आ गया आपका जुडिकाटर का चैप्टर। 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। इन 3 चीज़ों को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, मैं कहता हूँ कि आप इसके मार्क्स में से 1 या 2 मार्क्स मिस कर जाएंगे, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, देखें शुरू का अगर चैप्टर देखा जाए तो उसके अंदर यही बात किया कर रहा है कि हाई ट्रीजन क्या होगा, और जो है मुल्क के साथ हर कोई क्या होगा, लॉयल होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आर्टिकल 8 से लेके 28 तक देखें तो आपने सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि आर्टिकल 8 टू 28 डील्स विथ, तो आर्टिकल 8 से लेके 28 तक क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। 29 से लेके 40 तक, 29 से लेके 40 तक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। अब फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? फंडामेंटल राइट्स वो बुनियादी हुकूक जो हर शहरी को फराहम किए जाते हैं। आर्टिकल 7 ये कहता है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट किसको ग्रांट होता है? फंडामेंटल राइट ग्रांट होता है किसी भी शहरी को जो पाकिस्तान का सिटीजन हो। उसके बाद दूसरी बात क्या करता है, उसके बाद दूसरी बात ये करता है कि फंडामेंटल राइट होने के लिए, फंडामेंटल राइट होने क्लेम करने के लिए क्या ज़रूरी है? फंडामेंटल राइट क्लेम करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सिटीज़न होना ज़रूरी है। अगर सिटीज़न नहीं होंगे, अगर आप कोई भी आप फ़ॉरेन से आए हैं यहाँ पर टूर वगैरह के लिए, तो आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? नो लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 9 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। अब देखें इन ये आर्टिकल्स ऐसे हैं कि आर्टिकल 8 से लेके 40 तक, 8 से लेके 40 तक अगर आप इसको रट्टा भी लगा लें, किस तरीके से रट्टा लगाएं, वन लाइनर अगर आप याद कर लें, आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 9 किसी के साथ डील करता है राइट ऑफ लाइफ, आर्टिकल 10 सेफगार्ड के बारे में डील करता है, आर्टिकल 11 जो है स्लेवरी और जो है लेबर, फोर्स लेबर के बारे में डील करता है। इस तरीके से अगर आप इसको रट्टा भी लगा रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर चांसेस हैं कि इस आर्टिकल्स के सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पुट अप कर दिए जाए। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? राइट ऑफ लाइफ। राइट ऑफ लाइफ क्या है? इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के हर शहरी का हुकूक है कि वो उसको बुनियादी हुकूक दिए जाए राइट ऑफ लाइफ के लिए। आर्टिकल 10 क्या कहता है? सेफ गार्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन। 10 क्या कहता है? सेफ गार्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 10 इतनी बात करता है कि किसी भी शख्स को अगर अरेस्ट किया जाता है तो लॉफुली अरेस्ट किया जाएगा, अनलॉफुली अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और लॉफुली अरेस्ट करने के बाद उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश कब किया जाएगा? विद इन 24 आवर्स। दूसरी बात यह कि
आर्टिकल 10A ने इतनी बात की, आर्टिकल 10A ने इसी को फर्दर एलोबरेट किया कि फेयर ट्रायल चलाया जाएगा उसके ऊपर। क्या चलाया जाएगा? फेयर ट्रायल। ठीक है, अब देखें एक और बात आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से याद रखनी है और हर कानून के हवाले से याद रखनी है कि जब भी हमारे पास अमेंडमेंट होती है, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास आर्टिकल 10 है और आर्टिकल हमारे पास 11 है। अब देखें अमेंडमेंट्स होने के पहले भी 280 आर्टिकल थे, अमेंडमेंट होने के बाद भी 280 आर्टिकल है। अब बीच में इंसर्ट कैसे होगा कोई भी आर्टिकल? तो आर्टिकल के आगे क्या होगा? आर्टिकल 10A लग गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से अमेंडमेंट होती है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास आर्टिकल 11 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है स्लेवरी एंड फोर्स लेबर, के किसी भी बच्चों से क्या नहीं करवाया जा सकता? फोर्स लेबर का काम नहीं कराया जा सकता, और किसी भी शख्स से फोर्स लेबर का काम नहीं कराया जा सकता जो कि अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स हो। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, आर्टिकल 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ एनी लॉ, आर्टिकल 12 इतनी बात करता है कि कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसका रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट हो। रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट किस तरीके से? मिसाल के तौर पे आज क्या है? आज है हमारे पास 12 तारीख, सॉरी, आज हमारे पास है 3 तारीख दूसरा महीना 2023। ठीक है, इस डेट को क्या होता है कि इस डेट के अंदर एक शख्स किसी का मर्डर करता है, और मर्डर इस तरीके से करता है कि कोई भी शख्स उसको सुन नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से मर्डर किया कि कोई भी शख्स उसको सुन भी नहीं सकता, इतना जो है हीनियस मर्डर है। अब जब ये मर्डर हुआ तो मर्डर होने के बाद सड़कों पर आवाम निकल गई। आवाम ने ये कहा कि इस शख्स को 100 बार फांसी दी जाए। कितनी बार फांसी दी जाए? 100 बार फांसी दी जाए, क्योंकि इसने बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर्डर किया है और इसको डी चौक पे लटकाया जाए। अवाम ने ये कह दिया कि इसको डी चौक पे लटकाया जाए। अब पाकिस्तान, ताज़ीरत पाकिस्तान पीपीसी के अंदर तो ऐसी कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं मौजूद कि उसको डी चौक पे लटकाया जाए या उसको किसी भी पब्लिक के बीच में उसका जो है फांसी वगैरह दी जाए, ऐसा कोई भी और हमारे पास पनिशमेंट नहीं मिलती। अब क्या हुआ? अब पार्लियामेंट बैठी, पार्लियामेंट जब बैठी तो पार्लियामेंट ने क्या किया? इस पनिशमेंट को, डेथ पनिशमेंट को अमेंड कर दिया। और डेथ पनिशमेंट को जब अमेंड किया, अमेंड करके ये कहा कि अगर कोई भी शख्स आज के बाद, अगर कोई भी शख्स कोई ऐसा जुर्म करेगा जिससे कि लोग खौफजदा हों, लोगों के दिल में डर और खौफ बैठे कि लोग घर से ना निकल सकते हो, इस तरीके से अगर कोई मर्डर करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या है? उसको चौक पर लटका के मारा जाएगा, उसको चौक पर लटका कर फांसी दी जाएगी। ठीक है, अब ये पनिशमेंट पास हो चुकी, पार्लियामेंट ने जो है लेजिस्लेशन ने क्या कर लिया? इस लॉ को पास कर दिया। अब जब लेजिस्लेशन इस लॉ को पास कर भी देगी, उसके बाद भी इस शख्स को जिस शख्स ने ये मर्डर किया था उसको ये पनिशमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि जिस टाइम पे, जिस डेट में इसने ये मर्डर किया उस टाइम पे पनिशमेंट अवेल नहीं थी। तो ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट, मतलब कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जाएगा जिसका पास डेट से कोई अफेक्ट हो। ठीक है, हमेशा कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसका फ्यूचर डेट से अफेक्ट होता है। एवरी लॉ शैल बी प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद आर्टिकल 13 क्या कहता है? हमारे पास जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 बहुत सिंपल है। आर्टिकल 13 कहता है डबल ज्योपर्डी। अब ये जो डबल ज्योपर्डी है, डबल ज्योपर्डी सेक्शन 403 के सीआरपीसी के अंदर भी मिलेगा, सेक्शन 26 जनरल क्लासेस एक्ट के अंदर भी मिलेगा आपको, और जो है सेक्शन 11 सीपीसी के अंदर भी मिलेगा आपको। अब ये जो आर्टिकल 13 कहता है डबल ज्योपर्डी, मतलब कि किसी भी शख्स को एक ही जुर्म पर 2 बार सजा नहीं हो सकती, लेकिन वेयर देयर इज जनरल देयर इज एन एक्सेप्शन, इसकी एक्सेप्शन भी मौजूद है। वो फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है, लेकिन वो इतनी डिटेल में मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि आप लागेट के एग्जाम दे रहे हैं। खैर, वो किसी और दिन पेपर के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या आर्टिकल 14 कहता है? इनवायलेबिलिटी डिग्निटी ऑफ मैन, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो कि किसी भी शख्स को, किसी की डिग्निटी को कम कर रहा हो। कभी भी कोई ऐसा कानून, ये हर शख्स का क्या है? बुनियादी हक है कि उसकी डिग्निटी को कम नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 14 के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 जो है हमारे पास कहता है कि हमारे पास फ्रीडम्स हैं। क्या है? फ्रीडम्स। अब आर्टिकल 15 से ऑनवर्ड क्या है? फ्रीडम्स। अब ये फ्रीडम्स कब तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 15 क्या है? फ्रीडम
अब देखें वर्ड्स को याद रखें, वर्ड्स को किस तरीके से याद रखेंगे आप कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, मूवमेंट, मूवमेंट है, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाता है असेंबली, उसके बाद क्या है एसोसिएशन, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेड स्पीच, ट्रेड स्पीच, ट्रेड और स्पीच के बाद क्या आ जाता है रिलीजन। अब देखें क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 15, फ्रीडम ऑफ असेंबली आर्टिकल 16, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ ट्रेड आर्टिकल 18, फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 20। ये इस तरीके से याद होंगे आपको। अब ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहते हैं कि हर शहरी को बुनियादी हकूक है कि वो पाकिस्तान के अंदर जहां जाना चाहे, जहां रहना चाहे रह सकता है, ठीक है। असेंबली, अब यहाँ पर हम सारे के सारे बैठे हैं, ये क्या है, ये पीसफुल असेंबली है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब आप कोई भी एसोसिएशन बनाना चाहें, जैसे कि जितनी भी एसोसिएशन होती है वकील की, या फिर जो है अगर कोई और प्रोफेशन में भी एसोसिएशन बनाना चाहें, कोई भी फिल्म बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ये भी हर शहरी का बुनियादी हुकूक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारे पास ट्रेड, कोई भी लॉफुल ट्रेड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मतलब कि नस्वार का काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल काम नहीं कर सकते, अनलॉफुल बिजनेस ट्रेड नहीं कर सकते। अगर कोई लॉफुल वर्क है, अगर कोई लॉफुल काम है, अगर कोई भी जो है प्रोहिबिट नहीं है लॉ के तहत, तो फिर आप वो ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जितने भी आप देखते हैं एंकर वगैरह, जितने भी न्यूज़ वगैरह चैनल पे ये जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं गवर्नमेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस आर्टिकल की प्रोटेक्शन ले रहे हैं, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हर शहरी को हुकूक है कि वो कोई भी रिलीजन एडॉप्ट करना चाहे कर सकता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हर कोई रहता है, तो हर किसी को, आप किसी को जो है फोर्सली इस्लाम एक्सेप्ट करने पर मजबूर नहीं कर सकते। उसके बाद 25A क्या कहता है, 25A कहता है राइट ऑफ एजुकेशन, हर शहरी का हक है कि उसको एजुकेशन फराम की जाए, बेसिक जो एजुकेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फराम की जाए। उसके बाद आर्टिकल जो 24 और 25 है वो क्या है, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 के लिए आपने इतना याद रखना है कि ये दोनों आर्टिकल डिस्कस करते हैं किसके साथ, प्रॉपर्टी के साथ, कि हर शहरी का हक है कि वो जो है क्या कर सकता है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है और रख सकता है और उसको सेल आउट कर सकता है, और उससे कोई भी शख्स फोर्सली वो चीज़ नहीं लेगा। अब इसकी वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन, इसकी ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन क्या है इसकी, एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रीएम्पशन का कोई हक है, या फिर जो है अगर गवर्नमेंट की, अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कोई ज़मीनी तेल निकल आ जाता है, कोई मादनियात निकल आ जाती है, तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो आपको पे करके वो ज़मीन आपसे ले सकती है। उसके बाद क्या, आर्टिकल 26 नो डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस, सर्विस के अंदर कोई भी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। उसके बाद आर्टिकल 27 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक, पब्लिक के अंदर कोई भी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अब जब ये बात सुनी तो जुलेखा करके कहाँ चला गया, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर। जब ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर गया तो वहां पर बात की गई कि भाई कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, गवर्नमेंट प्लेसेस के अंदर हम जा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट प्लेसेस नहीं है। आगे आपने इसकी पूरी बात सुननी है, ये कहना क्या चाहता है ये आर्टिकल, ये कहना चाहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। उसके आगे ये कह रहा है कि बट सेपरेट इंस्टीट्यूशन में बी मेड, सेपरेट जो है आपके जितने पार्क्स वगैरह हैं वो बनाए जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद क्या कहता है आर्टिकल 28 रिजर्वेशन ऑफ कल्चर लैंग्वेज। आर्टिकल 28 में ये कहा कि आप जो कल्चर एडॉप्ट करना चाहे कर सकते हैं, जो लैंग्वेज एडॉप्ट करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 29 से लेकर 40 तक क्या है, ये है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अब देखें आर्टिकल 29 ये कहता है कि रियासत साजी के बुनियादी हुकूक बनाए जाएंगे। देखें फंडामेंटल राइट्स किसके लिए थे, हमारे शहरियों के लिए। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है ये किसके लिए है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है ये आपके जो गवर्नमेंट है उसके लिए है, कि गवर्नमेंट कौन कौन से प्रिकॉशंस लेगी, गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकती है लोगों की सहूलियात के लिए, ये सारी की सारी बातें कहाँ पर है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर। अब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अंदर ये बातें बताई गई कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाएगी, गवर्नमेंट सड़कें कैसे कायम करेगी, ये सारी बातें बताई गई हैं। अब देखें यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास आर्टिकल 31 है वो क्या बात करता है, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई मुस्लिम है तो उसको जो है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ गुजारने का हक है, और वहाँ पर उसके लिए जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह बनाना चाहें तो वो आप गवर्नमेंट मदद करेगी उनको, मदरसे
कॉलेजेस या फिर जो है मस्जिद वगैरह बनाने में गवर्नमेंट जो है अपना फंड वगैरह देगी। उसके बाद आर्टिकल 32 लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट्स क्या है? लोकल गवर्नमेंट्स ये है कि मिसाल के तौर पे जितनी भी आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के तरीके से एक गवर्नमेंट जो है रन होगी। ये जो पीएम है, एमएनए, उनका फंड आता है, वो फंड नहीं आएगा, बल्कि लोकल गवर्नमेंट को फंड मिलेगा और वो सड़कें वगैरह बनाएंगे। उसके बाद क्या है? प्रिजुडाइज डिस्करेज। प्रिजुडाइज डिस्करेज मतलब कि फ़र्क वगैरह नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बेहतरीन सड़कें बनी हुई हैं और आपके इलाके के अंदर बड़ी घटिया सड़कें बनी हुई हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हर शहर एक जैसा होगा। सिंध के अंदर आप चले जाएं, सखर क्रॉस करें, उसके बाद रोड का जो है किस तरीके से बेड़ा करके आपको पता है, और पंजाब के अंदर आके देखें तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। उसके बाद आर्टिकल 34 वुमेन पार्टिसिपेशन, कि वुमेन जो है हर इदारे में पार्टिसिपेट कर सकती है। 34 क्या कहता है? वुमेन पार्टिसिपेशन, कि वुमेन जो है किसी भी इदारे के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली एंड लाइफ, के फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे गवर्नमेंट बनाएगी और उनकी हेल्प करेगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 36। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, के माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट उनकी पूरी पूरी हेल्प करेगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो है प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस क्या है? प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस इस तरीके से कि आप ये देखते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन एवरी एरिया, ठीक है? तो सोशल इविल्स जितने भी आप देखें, समाजी जो बुराइयां, उनको हटाने के लिए गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आर्टिकल 38 कहता है इकोनॉमिक वेलबींग, के गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक वेलबींग, हर एरिया को इकोनॉमिक वेलबींग बनाएगी। खैर अभी तो पाकिस्तान का क्या हाल है आपको पता ही है। उसके बाद आर्टिकल 39 क्या कहता है? पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड फोर्सेस, के हर शहरी को यह हक दिया जाए कि वो आर्म्ड फोर्सेस में पार्टिसिपेट कर सके, चाहे फिर वो माइनॉरिटी में हो चाहे फिर वो मुस्लिम हो। उसके बाद क्या है? आर्टिकल 40 रिलेशन विदाउट विथ अदर इस्लामिक कंट्रीज, इस मुस्लिम वर्ल्ड के साथ पाकिस्तान का किस तरीके कार का रिलेशन होगा, वो भी आर्टिकल 40 के अंदर बताया गया है कि मुसलमान ममालिक जितने भी हैं उन सब के साथ पाकिस्तान जो है क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। अब आते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है आर्टिकल 50 से लेकर 89 तक, किस चीज़ के बारे में? ये है मजलिस शूरा, पार्लियामेंट के बारे में। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट का जो नाम है, इसमें इस पार्लियामेंट का जो नाम है, वो नाम एक्चुअल क्या है? वो है मजलिस शूरा। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट का एक्चुअल नेम क्या है? पार्लियामेंट नहीं है, क्या है? मजलिस शूरा। अब मजलिस शूरा के अंदर दो इसके हाउसेज हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, ठीक है? तो एक है सेनेट, एक है नेशनल असेंबली। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो हमारे पास पार्लियामेंटेरियन है उसको सेनेटर भी कहा जाता है और उसको हम एमएनए भी कहते हैं। दो हाउस हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। तो ये कौन सी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? बाइकैमरल, बाइकैमरल गवर्नमेंट है, ठीक है? बाइकैमरल लेजिस्लेशन होती है। नेशनल इज मोर पावरफुल देन असेंबली देन सेनेट। नेशनल असेंबली, एक पॉइंट याद रखना है कि जो हमारे पास नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली इज मोर पावरफुल देन सेनेट। सेनेट से ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेनेट से ज़्यादा पावरफुल आपकी नेशनल असेंबली है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, जो मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है, वो क्या है कि हमारे पास जो सेनेट है इसकी सीट्स कितनी है? इसकी इक्वल सीट्स हैं। अब देखें, ये जो पॉइंट है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो ये पॉइंट है नंबरिंग का, कि केपीके की कितनी सीट्स होंगी, सिंध की कितनी सीट्स होंगी, रिजर्व सीट्स हैं नहीं है, इक्वल सीट्स हैं या सेपरेट सीट्स हैं, ये तो पॉइंट मैं कहता हूँ आपने इसको हिफ्ज कर लेना है।
वो हिप्स किस तरीके से होगा, वो हिप्स इस तरीके से होगा जब इसको बार बार गो थ्रू करेंगे, रट्टा मारेंगे, कोई मसला नहीं, रट्टा मारना है मार लें, क्यों, क्योंकि देखिए फिगर्स के अंदर है, जब भी कोई चीज़ फिगर्स के अंदर होती है तो वो आपको क्या करेगा कि वो आपको जैसे कि 23 का एक फिगर है ना, तो आपको वो क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 24 का भी देगा, 22 का भी देगा और 21 का भी देगा। ठीक है, अब आपने याद क्या रखना है, अब आपने याद सिर्फ इतना रखना है कि हमारे पास जो सेनेट की सीटें हैं, सेनेट की सीटें इक्वल हैं, सेनेट की सीटें क्या है, इक्वल हैं। 23 केपीके के अंदर भी है, 23 आपका सिंध के अंदर भी है, और 23 आपका बलूचिस्तान के अंदर भी है, और 23 आपका कहाँ पर है, 23 आपका उसके अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। ठीक है, तो ये फिगर आपने सेनेट के लिए याद रखना है। दूसरी बात ये कि जब बात होगी कि जो दूसरी सीट है एमएनए की, वो सेपरेट हैं। वो सेपरेट किस तरीके से हैं, वो सेपरेट इस तरीके से हैं कि हमारे पास 96 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सीटें हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद क्या है, टर्म ऑफ सेनेट, सेनेट का टर्म कितने के लिए होता है, 6 ईयर के लिए। और जो है इसकी सीट कैसे होती है एमपीए की, जो वोट बैंक होता है एमपीए का, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, एमपीए की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। इसकी जो है 14 जनरल सीटें होती हैं, 4 वुमेन की होती हैं, 4 इल्मा इकराम की होती हैं और एक जो है माइनॉरिटी की होती है। ये कितनी हो गई, 14 और 8, ये 23 में बता रहा हूँ, ये इसका फिगर बता रहा हूँ। ये 23 कैसे होंगी, ये 23 जो बनेंगी, ये 23 ऐसे बनेंगी कि 14 जनरल सीटें हैं, 4 किसकी हैं, 4 है वुमेन्स की, और बाकी 4 किसकी हैं, बाकी 4 हैं उलमा इकराम की, और एक किसकी, एक है माइनॉरिटी की। टर्म ऑफ सेनेट, सेनेट का टर्म किसके कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 ईयर्स के लिए। कितने टाइम पीरियड के लिए है, 6 ईयर्स के लिए। दूसरी बात कि आफ्टर एवरी 3 ईयर्स रिटायर्स, हर 3 साल बाद रिटायरमेंट होती है। उसके बाद नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें, जो मैं आपको नंबर्स का बता रहा था कि ये जो नंबर्स है ना, ये आपने बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ याद करना है। अब देखें, पंजाब की अलग हैं, सिंध की अलग हैं, केपीके की अलग हैं, बलूचिस्तान की अलग हैं। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन पर। डिपेंड किस पे करता है, पॉपुलेशन पर। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो पंजाब है, पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो पंजाब की सीट्स भी सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब की सीट्स कितनी है, जो फिगर है आपको मैं बता रहा था, किस चीज़ का, ये फिगर आपको बता रहा हूँ मैं नेशनल असेंबली का। अब नेशनल असेंबली का फिगर आपने किस तरीके से याद रखना है, वो इस तरीके से कुछ याद होगा कि जैसे पंजाब है, अब पंजाब के लिए मैं वर्ड पी यूज़ कर रहा हूँ, सिंध के लिए एस, और बलूचिस्तान के लिए बी, और केपीके के लिए के। ये इस तरीके से आप याद रखें। टाइम शॉर्ट है, टाइम इतना नहीं है कि हम हर आर्टिकल को इन डेप्थ पढ़ें अभी। अब पंजाब है, अब पंजाब के अंदर क्या करना है आपने, पंजाब के अंदर 173 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, 173 सीट्स हैं। अब ये 173 सीट्स किस तरीके से होंगी, 173 सीट इस तरीके से 141 होगी, 141 जर्नल होगी, और 32 अदर्स होंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिंध की कितनी है, सिंध की 75 सीट्स हैं, सिंध की 75 सीट्स हैं। अब ये 75 किस तरीके से मिलके बनेंगी, 75 इस तरीके से मिलके बनेंगे, 61 जर्नल होंगी और 14 अदर्स, 61 जर्नल और 14 अदर्स होंगी। उसके बाद क्या है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर क्या है, बलूचिस्तान के 20 सीट्स हैं, 20 सीट्स के अंदर 16 क्या है, जर्नल है, और 4 जो है वो माइनॉरिटी या फिर जो है वुमेन्स वगैरह के लिए। केपीके के अंदर कितनी सीट्स हैं, 55 सीट्स हैं, और 55 के अंदर क्या होगा कि 45 जो है जर्नल होगी, और प्लस में 10 जो है वो माइनॉरिटी या फिर जो है फीमेल्स वगैरह के लिए। ये चार्ट आपने इस तरीके से इसको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद टोटल सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स का सवाल आ सकता है। टोटल सीट्स कितनी है, 336, ये याद रखना है। कितनी सीट्स हैं टोटल, 336। और अगर बात की जाए कि वुमेन्स की सीट्स कितनी है, तो वुमेन्स की सीट्स हैं 60 सीट्स फॉर वुमेन। ये पॉइंट आप याद रख लें। उसके बाद आ जाए, अगर माइनॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी की सीट्स कितनी है, माइनॉरिटी की टोटल सीट्स कितनी है, 10। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 175 की, ये वो पोर्शन था, इस पोर्शन के अंदर आपका जो पार्लियामेंट का पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जो याद रखने वाली चीजें थी ना, याद रखने वाली चीजें मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली हैं। बाकी जो इररिलेवेंट थी वो मैंने स्किप कर लिया। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हो कि सर ने तो कुछ आर्टिकल्स मिस कर दिए हैं, या फिर इसको जो है आपने स्किप कर दिया। वो स्किप करने का रीज़न ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी। अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन में चल रहे हैं, हम जो है क्रैश कोर्स में चल रहे हैं। क्रैश कोर्स के अंदर क्या होता है, क्रैश कोर्स के अंदर हम सिर्फ वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट हम पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे।
अब आर्टिकल 175 क्या कहता है? आर्टिकल 175 से ऑनवर्ड क्या है? जुडिकाटर। अब देखें जुडिकाटर का जो चैप्टर है वो कहां से कहां तक है? सबसे पहले 175 से लेके 212 बी तक है, ठीक है। अब यहां पर आर्टिकल 175 क्या कहता है? आर्टिकल 175 सिंपल ये कहता है कि एक हो गया पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट, और हर प्रोविंस के अंदर क्या होगी? हर आपके प्रोविंस के अंदर हाई कोर्ट होगी, ठीक है। और हर प्रोविंस के अलावा, हर प्रोविंस के अलावा क्या होगा? हर प्रोविंस के अलावा एक हाई कोर्ट होगी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, जो आपका कैपिटल है पाकिस्तान का, उधर एक हाई कोर्ट होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है वो याद ये रखनी है कि 2010 से पहले इस्लामाबाद के अंदर कोई हाई कोर्ट नहीं थी, कोई हाई कोर्ट नहीं थी, ये याद रखना। अब 175 ए को लेके चलें। 175 ए क्या कहता है? 175 ए सिंपली इतनी बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो आर्टिकल 175 ए है, 175 ए, यहाँ पर ए लिखना भूल गया मैं। 175 ए क्या कहता है? 175 ए ये कहता है कि जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा। जुडिशियल कमीशन बैठेगी, एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठेगी, किसके लिए? जब नाम नॉमिनेट होंगे उन जस्टिस के। एक चीफ जस्टिस बैठेगा उस जुडिशियल कमेटी में, और सीनियर जजेस जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे, और दो रिटायर्ड जजेस होंगे, एक अटॉर्नी जनरल और एक सीनियर एडवोकेट होगा। 8 मेंबर्स होंगे इसके। कितने मेंबर्स होंगे? 8। इन 8 मेंबर्स के अंदर कौन कौन होगा? 8 मेंबर्स के अंदर एक आपका होगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा मेंबर कौन होगा? दूसरा मेंबर आपका होगा एक जो है सीनियर रिटायर्ड सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है 2 रिटायर्ड जजेस होंगे, 2 रिटायर्ड जजेस होंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है अल्लाह, ये एक अटॉर्नी जनरल होगा, और एक अटॉर्नी जनरल के बाद क्या होगा? एक अटॉर्नी जनरल के बाद एक सीनियर एडवोकेट बैठेगा, सीनियर एडवोकेट। अब ये किसकी नॉमिनेशन की बात हो रही है? ये हाई कोर्ट के जस्टिस की नॉमिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 175 ए क्लियर हुआ। अब आर्टिकल 175 ए को और मजीद पढ़ते हैं। आर्टिकल 175 ए कहता है ओथ ऑफ जज, जज ओथ किसके सामने लेगा? इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेगा। सुप्रीम कोर्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर हाई कोर्ट के जस्टिस की बात कर रहे हैं तो चीफ जस्टिस एब्सेंट अदर जस्टिस, ठीक है। और इसकी जो रिटायरमेंट एज है, सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज कितनी है? सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 65, और हाई कोर्ट के रिटायरमेंट एज कितनी है? हाई कोर्ट के रिटायरमेंट एज है 62, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्शन चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और हमारे पास जो एडहॉक जजेस हैं वो भी प्रेसिडेंट के सामने ही हलफ लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद 4 बेंचेस इन एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस के अंदर 4 बेंचेस बनाई जाएंगी। जुरिस्डिक्शन की अगर बात की जाए तो जुरिस्डिक्शन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है। लीगल अथॉरिटी टू एडजुडिकेट एंड मैटर्स, आर्टिकल 184 बात करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। देखिए आर्टिकल 184 किस चीज की बात करता है? हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की। आर्टिकल 184 ये कहता है कि हाई कोर्ट किसी भी मैटर को ओरिजिनली फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंटरटेन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद 185 कहता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के पास अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील सुन सकती है हाई कोर्ट, चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल हो। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 186, हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट है, उसको मैटर को एंटरटेन करना नहीं आ रहा, अब वो क्या करती है? वो हाई कोर्ट से एडवाइस ले लेती है कि अब हम आगे फर्दर क्या करें, तो वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है हाई कोर्ट के पास। 188 188 क्या कहता है? 188 ये कहता है कि रिव्यू
हाई कोर्ट अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकते हैं, नजरसानी कर सकते हैं लार्जर बेंच बिठा के। आर्टिकल 184 सब क्लास 3 कहता है कि ओनली इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट सुओ मोटो इन पब्लिक मैटर्स, के हाई कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकती है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी ले सकती है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस की जो क्वालिफिकेशन है वो अगर हम देखें तो 5 years जस्टिस एट हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर वो कितने ईयर रह चुका हो, हाई कोर्ट के अंदर वो 5 year जस्टिस रह चुका हो, ठीक है। दूसरी बात ये कह रहा है कि 15 years उसका जो है क्या हो, उसका हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो, अगर वो एडवोकेट है तो 15 years उसकी प्रैक्टिस हो, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि साउंड माइंड हो, फिजिकली मेंटली फिट हो, ठीक है। अब फिजिकली मेंटली फिट का मतलब आपको पता होगा। हाई कोर्ट की अगर हम बात करें, रिटायरिंग एज कितनी है 62, और मिनिमम एज कितनी है, अब देखें हाई कोर्ट की मिनिमम एज है 45 और रिटायरिंग एज कितनी है 62, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट का जस्टिस बनेगा वो जस्टिस किस तरीके से बनेगा, 10 years उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो, 10 years उसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस हो। और दूसरी बात ये कि जो हाई कोर्ट के जस्टिस अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस जब भी अपॉइंट होगा तो हाई कोर्ट का जस्टिस कभी भी इस तरीके से अपॉइंट नहीं होगा जिस तरीके से आपका मजिस्ट्रेट का टेस्ट होता है। हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन हो कि ये बंदा जो है, इसके बहुत ही केसेस जो है रेफर्ड हैं, केस लॉज जो है इसके रिपोर्टेड हैं। जब उसके केस लॉज बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड होंगे फिर उसका नाम नॉमिनेट होगा, फिर उसका डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। और उसके बाद क्या है, लीगल ऑफिसर 3 years सेशंस जज रह चुका हो, या क्या रह चुका हो, सेशंस जज रह चुका हो 3 years। उसके बाद आर्टिकल 199 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपने 5 किस्म के रिट्स याद रखनी। कौन कौन से रिट्स हैं, एक है हमारे पास मेंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शोरी, हेबिस कॉर्पस। एक क्या है, एक है हमारे पास मेंडामस। मेंडामस क्या है, वी कमांड, कानूनी काम करना, कि एक जो है गवर्नमेंट ऑफिसर का कोई काम है और वो नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाए कि आप अपना काम करें। प्रोहिबिशन, टू प्रोहिबिट, मना कर देना कि आपका ये काम था और आपने ये काम नहीं करना, मतलब कि आपका ये काम बनता ही नहीं है। अब मैं 17 ग्रेड का ऑफिसर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, मेरे से सुपीरियर 18 ग्रेड वाले का काम, तो ये मेरा काम नहीं है लेकिन मैं वो कर रहा हूँ तो मुझे जो है रोक दिया जाएगा, प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। फंडामेंटल रिट्स कौन कौन सी हैं, 5। एक है हमारे पास को वारंटो, प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन के बाद आ जाता है आपका मेंडामस। मेंडामस के बाद आ जाता है सर्शोरी, और लास्ट में आपका आ जाता है हेबिस कॉर्पस। अभी हमने जो डिस्कस की थी, एक प्रोहिबिशन डिस्कस की और साथ में हमने मेंडामस डिस्कस की। दूसरी है को वारंटो। को वारंटो का क्या है, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस, आप जो ये काम कर रहे हैं ये आपका काम है या नहीं है, अंडर व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी के तहत ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक हमारे पास रिट है। उसके बाद सर्चरी, सर्टिफिकेट ऑफ एक्शन, आप सर्टिफिकेट पेश करें गवर्नमेंट, या जो आपकी हाई कोर्ट है, कोर्ट जो है वो तलब कर सकती है किसी भी ऑफिसर से कि आप सर्टिफिकेट शो करें कि आपका ये काम है या नहीं। लास्ट में हेबिस कॉर्पस, हेबिस कॉर्पस की बड़ी रेट लगती है, अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। हेबिस कॉर्पस क्या है, इलीगल डिटेंशन, अगर किसी भी शख्स को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसकी क्या करना, हैव हिज बॉडी, गवर्नमेंट उसकी जो आपकी जो कोर्ट है वो उसको तलब करेगी कि आप इसको फौरन ही पेश करें। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ जस्टिस, जस्टिस का ट्रांसफर किस तरीके से होता है, फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस विथ कंफर्मेशन ऑफ बोथ चीफ जस्टिस, दोनों प्रोविंसेस के अंदर दोनों चीफ जस्टिस का क्या हो, कंफर्मेशन लेटर हो, उसके बाद ही एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस से एक जस्टिस का ट्रांसफर हो सकता है। अब आते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट की बात। फेडरल शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, FSC। अब जो फेडरल शरीयत कोर्ट है इसके अंदर 8 मुस्लिम जजेस होंगे, 8 मुस्लिम जजेस होंगे। दूसरी बात ये कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है आलिम होना चाहिए।
फिर क्या है, फिर है हाई कोर्ट रिटायर्ड जज हो, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए, या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या फिर आलिम हो। आलिम क्योंकि ये फिर शरीयत के मैटर्स हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इसके लिए कि जो फेडरल शरीयत कोड है इसके लिए 8 जो है मुस्लिम जस्टिस होंगे, मुस्लिम जजेस होंगे। तो ये था हमारा जुडिकाटर का चैप्टर के अंदर वो इंपॉर्टेंट बातें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने क्या करना है, जो हमने मेमोराइज करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। इसके अलावा जो अदर रेलेवेंट पॉइंट्स अगर मैंने मिस कर दिए हैं तो वो भी आप एक दफ़ा इसको बैरक को गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह होपफुली कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 90 टू 95 मार्क्स आएंगे। आप खुद पे सेल्फ बिलीव रखें, ठीक है। और कंफ्यूजन ना हो, पैनिक ना हो। ऐसा ना हो पेपर आपके सामने आता है, आप पैनिक हो जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को सब कुछ आता है, पेपर के सामने वो जाके बेचारा पैनिक हो जाता है, उसका जो है बीपी लो हो जाता है। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, रिलैक्स हो जाएं, फ्री हो जाएं, माइंड को रिलैक्स करें और अपना जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि सर पे बोझ लेके आप जो है 10-10, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं। भले 6 घंटे पढ़ें, भले 8 घंटे पढ़ें, टेस्ट करीब है, टाइम दें, इंशाल्लाह टेस्ट पास हो जाएगा, खुद पे बिलीव रखें। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल, जज़ाक।